नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2025 में 152 डेज़ का वक्त बच गया है और जनवरी 31 यानी जब तक हम प्लान कर रहे हैं मेंस की तैयारी को साथ लेके चलने का, उसमें भी 38 डेज़ लगभग बच गए। तो इसमें कौन सी थीम नेक्स्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। बिफोर दैट, क्रिसमस के अवसर पर हमारे सभी कोर्सेज पे आपको 25% ऑफ मिलने वाला है। मेरी 25 इस कोड का इस्तेमाल करें, मेरी 25 एंड वैलिडिटी रहेगी कल तक। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी कोर्सेज पे रहेगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रिपेयर किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम। जनरल स्टडीज 3, इसमें एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हैं एंड एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं उसको। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन तकरीबन आते ही है उसमें, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स का जो पेपर है वो वहाँ से आता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की GS3 में, GS3 इज पेपर ऑफ वैराइटीज। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इफ यू से कंबाइन एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 3 से लेके 5, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मिनिमम भी हो सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में लिमिटेड चीजें लिखी गई। पहला पॉइंट लिखा गया है कंजर्वेशन। अब ये किसी भी इकोसिस्टम के कंजर्वेशन की बात हो सकती है, ठीक है, किसी भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हो सकती है ना, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात हो सकती है यहाँ पे, तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है। सेकेंड इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। थर्ड इज EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हो ना पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू द थीम्स, जिस हिसाब से हमने थीम्स बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो वो ये कुछ थीम्स हैं। पोल्यूशन हर प्रकार का, एयर, वाटर, ठीक है, मरीन, है ना, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इकोसिस्टम और उसका कंजर्वेशन, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम, इन सब में किस तरीके से कंजर्वेशन करनी जरूरी है ना। वाइल्ड लाइफ और उसका कंजर्वेशन ये इसमें आ जाएगा। क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली, नॉट ओनली क्लाइमेट तो उसमें आएगा ज्योग्राफी में। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक थीम बन जाती है, जब भी कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा सवाल एक ऐसा सवाल है जो GS1 में भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में अंडर एनर्जी रिसोर्स, वो GS2 में भी पूछा जा सकता है अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, और वो GS3 में भी पूछा जा सकता है। 3 में भी वो इकोनॉमी का हो या एनवायरनमेंट का हो, ये कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, है ना, कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट, जिसके ऊपर हम अभी आएंगे, विल कम टू इट लेटर ऑन। EIA यानी कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसमें से 4 से 5 सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसमें पूछे जाएंगे, बिकॉज दिस हैज अ लॉट ऑफ करंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल। इट इज पार्ट ऑफ अ डिबेट ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, तो ये तो हमेशा ही आता रहेगा। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया में से ज्यादा सवाल नहीं आए, 1 या 2 सवाल आए हैं आज तक, तो इसको मैंने लास्ट में तभी रखा है कि पहले आप प्रेफरेंस इन बाकी चीजों को देंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65 मार्क्स कैन बी देयर। सोर्सेज के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आपके सोर्सेज क्या होंगे? 4 सोर्सेज होंगे। आपकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, चाहे आप शंकर IAS फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करते हो, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपकी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, जो प्री के लिए थी वो यहाँ पे भी है। करंट अफेयर्स रिलीजियसली फॉलो करने हैं, डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करने हैं, क्योंकि सारा का सारा पेपर उसके ऊपर आधारित होने वाला है। डाउन टू अर्थ मैगजीन, अगर आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन में डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन डाउन टू अर्थ मैगजीन से बढ़िया सोर्स नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो इसमें आपको हेल्थ को अगर आप हटा दे थोड़ी देर के लिए, एग्रीकल्चर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट, एयर पोल्यूशन और एयर से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मोस्ट हाई रिटर्न मैगजीन अगर मैं किसी को इस वक्त मानता हूं तो वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, बिकॉज इसमें से हाई रिटर्न मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है,
ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट एज वेल। तो अब एनवायरमेंट इकोलॉजी के बाद डाउन टू अर्थ मैगजीन के अलावा आपको करंट अफेयर्स में जो अपडेशंस होती हैं उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यही करंट अफेयर्स की जानकारी पार लगाएगी। अगेन जस्ट लाइक इन अदर सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में कुछ चीजें आपके क्वेश्चन के आंसर में जरूरी है। डेटा, इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज थीम्स विच वी हैव डिस्कस्ड। डेटा का इस्तेमाल करना, ग्लोबल वार्मिंग को जस्टिफाई करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को जस्टिफाई करने के लिए, उसके खिलाफ लिए गए कदम को जस्टिफाई करने के लिए या आर्ग्यूमेंट देने के लिए उसके अगेंस्ट। एनर्जी सेक्टर की जब आप बात करते हो, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना शेयर है इसका डेटा, आगे क्या प्रोजेक्शन है, ऑल दिस नंबर्स, दिस गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन जैसे बाकी पेपर्स में होता है, इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की फलाना इंडेक्स में फलाना रैंकिंग में क्या आ रही है, चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे वो इन एनी ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी के कोई इंडेक्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन देम। एंड ऑफ कोर्स जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो उससे बड़ा सोर्स मुझे नहीं लगता कोई है, ठीक है। लास्ट सोर्स जिसकी हम हमेशा हर सब्जेक्ट में बात करते हैं दैट इज PYQ, लेकिन उससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको क्लैरिटी दे देता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट में दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक जेनेरिक डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में और एक स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक डिजास्टर के बारे में, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो बेसिक जानकारी है, जैसे कि डिजास्टर होता क्या है ना, रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, हैजार्ड क्या होता है, डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है, डिजास्टर रेजिलियंट फ्रेमवर्क क्या होता है, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स, किस तरीके से CDRI या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने इनिशिएट किया, कैसे, वो सारी चीजें उसके अंदर आती है। जेनेरिक बातें अबाउट डिजास्टर, हाउ टू मेक आवर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रेजिलियंट, डिजास्टर रेजिलियंट, हाउ टू मेक आवर सिटीज मोर डिजास्टर रेजिलियंट, हाउ टू मेक, है ना, ये सब चीजें। अब स्पेसिफिक डिजास्टर पे सवाल आएगा तो लैंडस्लाइड पे, फ्लड पे, फॉरेस्ट फायर पे, अर्थक्वेक पे, किसी भी डिजास्टर पे सवाल आ सकता है। ऐसे 12 से 15 डिजास्टर आप तैयार कर लें, है ना, फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, थंडरस्टॉर्म, ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। सो ऐसे करके 12 के आसपास जो है हीट वेव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, है ना, फॉरेस्ट फायर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो ये गाइडलाइंस इसकी आती हैं NDMA की। तो बेसिक फ्रेमवर्क आप समझते हो कि जब जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, व्हाट आर द कॉजेस, वेयर कौन सी लोकेशंस में ये पाया जाता है, ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज डिजास्टर्स, है ना, साइक्लोन भी आता है उसमें, एंड व्हाट द गवर्नमेंट मेजर्स आर देयर, गवर्नमेंट की क्या मेजर्स है इसको टैकल करने के लिए, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी डन। तो NDMA की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हर डिजास्टर के लिए अवेलेबल है, उसकी समरी हर डिजास्टर के लिए आपके पास अवेलेबल होती है नेट पे फ्रीली। उसको आप अपने पास चाहे डाउनलोड करके रख लो या आप उसके नोट्स बना के रख लो, जो मर्जी आपके दिमाग में आए करो। लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस वाले आर्टिकल्स आते रहते हैं और उनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर हो रहे एयर पोल्यूशन को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स अभी न्यूज़पेपर में आएंगे जिसमें सजेशंस, रिकमेंडेशंस दी होंगी। वहां से अगर आप अपनी एक दो रिकमेंडेशन यूनिक उठा के रख लेते हो तो आपका आंसर अपने आप जो है बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। सो अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी से डील करते हैं। तो पहली थीम क्या थी, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है तो उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। 2024 में वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज में इंडस्ट्रीज का क्या पोल्यूशन है वो, तो इसके ना बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन ही नहीं, पोल्यूटेंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, ये प्री में भी काम आएगा, ये प्री में काम आएगा, क्योंकि प्री में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये लिस्ट है जी, इसमें से बताओ पोल्यूटेंट कौन सा है, या ये लिस्ट है अगर आप पेट्रोल डीजल बर्न करते हो तो इनमें से क्या निकलता है, समझ रहे हो। तो ये पोल्यूशन और पोल्यूटेंट वाला जो कंसेप्शन है इसको तैयार करके जाओगे, प्री में भी फायदे में रहोगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज अ एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, डिस्कस मेजर्स
to deal with this problem and government's initiatives in this regard. 3 पार्ट का क्वेश्चन है, तीनों चीजें एड्रेस करनी है ना। ये हर टाइप के पोल्यूशन के लिए तुम तैयार कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आएगी। एयर पोल्यूशन जो है काफी बार रिपीट होता है, इस बार भी आपको पता ही है न्यूज में कितना ज्यादा है। तो एयर पोल्यूशन की टॉप प्रायोरिटी है, फिर सेकंड नंबर पे वाटर पोल्यूशन की प्रायोरिटी है, फिर थर्ड नंबर पे बाकी सब चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्या आता है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में वही जो चलती रहती है, COP, UNFCCC, COP, ग्लोबल वार्मिंग, उसके ऊपर जितनी करंट अफेयर्स कर लो उतने कम है। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, है ना, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस एनर्जी, हाइड्रोजन मिशन, ये सब उसके अंदर आ जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड सवाल आते रहते हैं, है ना, और कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एंटायरली करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, NGOs का क्या रोल है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो गवर्नेंस में भी पूछा जा सकता है, GS2 पॉलिटी में, पॉलिटी गवर्नेंस में, कि NGOs एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आप 2 साल पहले का मेंस का पेपर देखोगे, वहां पे ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे चुका है, इसके बारे में बताओ। अब जनरली हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन को इन GS2, बट GS3 में तो पढ़ते हैं। वैसे यहां पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में हम उसके टेक्निकल डिटेल्स पढ़ते हैं कि EIA के क्या स्टेजेस होते हैं, उसको कंडक्ट करने के लिए कौन सी एजेंसीज को बुलाया जाता है, भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें क्या कमियां हैं और इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है। लेकिन इसने क्या सवाल पूछा? इसने सवाल पूछा कि एनवायरमेंट NGOs कैसे मदद करते हैं। इसका मतलब ये सिलेबस के साइलोज नहीं बना रहा है और इंटरलिंकेज कर रहा है सिलेबस का। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये इंटरलिंकेज बहुत जरूरी है। अभी मैंने रिसेंटली एथिक्स के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एथिक्स को आइसोलेटेड सब्जेक्ट की तरह मत देखो, एथिक्स को अप्लाई करते चलो जो GS के टॉपिक पढ़ रहे हो, खासतौर पे हिस्ट्री में अप्लाई करते चलो, एनवायरमेंट में अप्लाई करते चलो, इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई करते चलो और पॉलिटी के अंदर अप्लाई करते चलो। तो आपको नजर आ जाएगा कि ये इंटरलिंकेज कहीं भी बनाया जा सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है। आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस। तो ये इंटरलिंकेज बेसिकली गवर्नेंस का और एनवायरमेंट मैनेजमेंट का है। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। सेम वे आपको सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट पूछा गया 2018 में, तो ये पूछा गया कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे। तो दिस इज लाइक एग्रीकल्चर, है ना, इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर आप पढ़ते हैं उस प्रकार का सवाल है। सेम वे आप इकोनॉमी में पढ़ोगे ना कि सोलर एनर्जी के टैरिफ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या जो मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टेइक सेल्स वाले मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हम ड्यूटीज लगाते हैं, वी जनरली सी दैट इन बजट। बट ये देखो यहां पे पूछ रहा है, तो कहने का मतलब है कि सिलेबस में साइलोज नहीं है। अर्बन फ्लड्स के ऊपर जो सवाल आया 2024 में, क्या सवाल आया अर्बन फ्लड्स के ऊपर? देखो डिजास्टर में आगे आता है, डिजास्टर में अर्बन फ्लड्स के ऊपर सवाल आया दैट फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस द कॉज ऑफ दिस डिजास्टर, मेंशन द फीचर्स ऑफ 2 मेजर फ्लड्स एंड डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके किया जा सकता है। अब यही सवाल आपसे GS1 में पहले पूछा जा चुका है। They've asked you from GS1 this particular question, and they've asked in GS3 also. In 2016 they've asked the frequency of urban floods due to high intensity rainfall is increasing over the years. Discuss the reasons for urban floods. Highlight the mechanism for preparedness. तो PYQ बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, है ना। अब लैंडस्लाइड्स के ऊपर 2019 में यहां सवाल आया, डिजास्टर मैनेजमेंट is the first step in any disaster management process, disaster preparedness, sorry. Explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation in landslide. अब कल को यही चीज तुमसे साइक्लोन के लिए पूछ ले, यही चीज तुमसे सुनामी के लिए पूछ ले, है ना, यही चीज आप लोग के लिए अर्थक्वेक के लिए पूछ ले, क्योंकि सुनामी साइक्लोन से ज्यादा ये अर्थक्वेक के लिए ज्यादा रेलेवेंट है ना। तो दिस कैन बी आस्क्ड। सिमिलरली सेंदाई फ्रेमवर्क पे पहले भी सवाल पूछ चुके हैं वो। Describe the measures taken in India for disaster risk reduction before and after signing Sendai framework. पढ़ लिया ये? अब इधर आ जाओ। What is disaster resilience? How is it determined? Describe elements of resilience and mention global targets of Sendai framework. तो थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, करंट अफेयर्स कर लोगे, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके बियॉन्ड क्वेश्चन आता है तो वो
मैक्सिमम लोगों को नहीं आता होगा और वो डिफरेंस क्रिएटर क्वेश्चन नहीं होता है। इसी स्टेटमेंट के साथ मैं ये समाप्त करता हूं लेक्चर। आई होप आपने जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की है उनको नोटिस किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड अपनी स्ट्रेटेजी को यहां पे आप अलाइन करोगे। इन एनवायरनमेंट, इन डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स प्लस PYQ इज द ओनली सोल्यूशन। कुछ और करने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर और PYQ करो, खत्म खेल। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें आपको इवैल्यूएशन के साथ साथ लाइव डिस्कशंस और वन-ऑन-वन सेशंस मिले, मेंटोरशिप मिले, जहां पे मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आपके आंसर्स को इंप्रूव किया जा सकता है, तो हमारे मेंस मेंटोरशिप बैच के थ्रू आप उसे अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद।